जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, सेट, रिलेशन और फंक्शन। हम 3 से 4 वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे जिनमें हम इन तीनों पार्ट्स को कवर अप करेंगे। आज हम सेट थ्योरी के फर्स्ट पार्ट यानी सेट को डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका जो अप्रोच लेवल है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर के लिए, वो इंप्रूव हो। सेट समझेंगे कि सेट क्या होता है। बेसिकली सेट के बारे में देखते हैं कि सेट क्या होता है। देखो, सेट जो होता है वो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, समझेंगे कि वेल डिफाइंड क्या होता है। पहले बात करते हैं कि सेट, मैं एक तरफ सेट लिख लेता हूं, एक तरफ कलेक्शन लिख लेता हूं। बहुत जो है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कलेक्शन और सेट समझने में। सेट क्या होता है? सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। फिर आप बात करते हैं कि कलेक्शन क्या होता है, क्योंकि मैंने यहां आगे लगा दिया है वेल डिफाइंड। ठीक है, ओके, समझते हैं। देखिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं सबसे पहले कलेक्शन का। कलेक्शन का एग्जांपल क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, आप क्रिकेट को देखते ही होंगे, तो अगर तो मैं कहूं कि मुझे ऐसे प्लेयर्स चाहिए क्रिकेट में जो बहुत अच्छा खेलते हो, मैं कहूं गुड प्लेयर्स। गुड प्लेयर्स जो है उनका नंबर क्या है? ठीक है, ओके। तो ये बताइए कि जो गुड प्लेयर्स का जो मैं नंबर पूछ रहा हूं, क्या मैंने आपको ये बताया कि जो प्लेयर्स हैं वो गुड कैसे हैं? प्लेयर्स मेरे गुड कैसे हैं? क्या मैंने आपको कुछ बताया इसके बारे में? अब मेरे अकॉर्डिंग सचिन तेंदुलकर अच्छा है, आपके अकॉर्डिंग रोहित शर्मा अच्छा है, किसी के अकॉर्डिंग विराट कोहली अच्छा है। तो क्या मैंने कुछ डिफाइन करा गुड प्लेयर बोलने में? नहीं, मैंने सिर्फ कहा कि वो नंबर बताइए जो प्लेयर्स गुड हैं। तो ये जो अगर तो मैं कुछ भी ऐसा अपनी मर्जी से लिख दूं, किसी से पूछ के सचिन, सहवाग, ठीक है, सबसे पूछ के किसका कौन फेवरेट है, विराट, तो ये जो आएगा, ये जो मैं नंबर लिख रहा हूं, ये जो मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, ये आएगा हमारे कलेक्शन में, ना कि सेट में। क्योंकि सेट का मतलब है हमें ऐसे चीजें लिखनी है जो कि वेल डिफाइंड हो। क्या हो? वेल डिफाइंड। देखो, अगर तो मैं ऐसे लिखूं x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन 5 इन केस, या दूसरा एग्जांपल लिखूं x ग्रेटर देन 3 x ग्रेटर देन 5, ऐसा कुछ लिखूं, तो क्या मेरे लिए ये अलग और आपके लिए अलग हो गए? नहीं होगा। अरे x लेस देन 3 मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। इसका मतलब ऐसा कुछ भी मैं कंडीशन लिख रहा हूं तो वो क्या है? वेल डिफाइंड। क्या है? वेल डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि गुड प्लेयर्स बताइए, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है। तो जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड होता है, जो कलेक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का। मतलब जो भी हम कॉम्बिनेशन बनवाना चाह रहे हैं उनमें जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, वेल डिफाइंड हो, उसकी कोई डेफिनेशन हो, वो चेंज होती रहती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अभी थोड़ा सेट के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया दिया है, आगे समझते हैं एग्जांपल से और भी। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चा। अब हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस बारे में बात करते हैं कि कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या उसके रूल्स होते हैं, कैसे हम उसे लिख सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर जो मान लो कि ये सेट है, थोड़ी देर के लिए मैं बताता हूँ सेट कैसे होता है, कैसे लिखते हैं, क्या उसके रूल्स हैं। मान लो ये सेट है, तो अगर जो मुझे इसे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इसे कैपिटल जो हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट लेटर्स, उनसे रिप्रेजेंट करेंगे, A B C D E F। और जो इसके अंदर हम लिखेंगे वो स्मॉल अल्फाबेट्स होंगे, लाइक A B C। ठीक है, ओके। मतलब कहने का ये है कि जैसे आप फिजिक्स वगैरह में आप जो है क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को F से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सेट को A से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब A से नहीं, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स से। ठीक है, ओके, ठीक है। कुछ रूल्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले मैंने बताया कि कैप्स लॉक होनी चाहिए। ओके, ठीक है। सेकंड क्या है, जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे ना वो जो है कॉमा से अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
चाहिए कॉमा से अलग। लाइक मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, लाइक लिख रहा हूँ ए और बी, तो दोनों क्या होने चाहिए, कॉमा से सेपरेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कॉमा से सेपरेट। अगर तो मैंने लिख दिया ए बी बिना कॉमा के, तो या तो वो मल्टीप्लाई समझा जाएगा, अगर तो वो मल्टीप्लाई नहीं है तो वो गलत समझा जाएगा। दो कंडीशन, ठीक है, ओके। थर्ड वन जो है, थर्ड वन ये है कि जो सेट होता है, सेट में जो ऑर्डर है वो मायने नहीं रखता। कहने का क्या मतलब है, ऑर्डर क्या होता है, लाइक मैं एक सेट लिख रहा हूं ए बी सी, ठीक है, सेट लिख दिया मैंने। तो अगर जो मैं इसको ऐसे लिखूं ना बी ए सी, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। मतलब ऑर्डर क्या था, ए बी सी, ए फर्स्ट प्लेस पे था, बी सेकंड पे था, सी थर्ड पे था। अगर तो मैं बी को फर्स्ट पे लिख दूं, ए को सेकंड लिख दूं, सी को थर्ड पे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्डर मायने नहीं रखता। फोर्थ पॉइंट क्या है, हम सेट में एक चीज को दो बार नहीं लिख सकते, मतलब रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं है, हम रिपीट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, अगर जो मैं कहूं ए बी ए सी सी, ठीक है, तो हम ए को सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, यानी इसी सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी सी, ठीक है, समझ आ रही है। सेट में अगर जो एक ही चीज हम दो बार लिखें तो वो जो है उसका कोई मीनिंग नहीं है। एक चीज को दो बार लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। हम सेट में चीजों को अरेंज करते हैं, सेट में चीजों को अरेंज करते हैं, क्या करते हैं, अरेंज। अरेंज भी कैसे करते हैं कि कोई दो चीज क्या हो आपस में रिपीट ना हो, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो सेट है वो कितने टाइप्स का होता है, सेट के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स। तो दो टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला है रोस्टर फॉर्म, इसी को कहते हैं टेबुलर फॉर्म, इसी को कहते हैं लिस्टिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, लिस्टिंग। दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, क्या कहते हैं, रूल फॉर्म। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि और क्या कहते हैं। इनकेस आपको इसी नाम से आ गया, रूल फॉर्म के नाम से स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे, मोस्टली कभी भी आता है कंफ्यूज करने के लिए, इजी क्वेश्चन आता है तो कहता है रूल फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो ठीक है। तो आप ये सोचोगे रूल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है टाइप्स। अब इनका क्या मतलब है, टाइप्स का क्या मतलब है, वो समझने की कोशिश करते हैं, ओके। देखते हैं क्या होते हैं टाइप्स। देखिए रोस्टर फॉर्म देखते हैं, क्या देखते हैं, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को एक और कहते हैं टेबुलर या लिस्टिंग फॉर्म। मतलब हमें कलेक्शन, अब टेबल से कुछ समझोगे, देखना, जैसे मैं कहता हूं आपके लिए x जो है वो मेरा 1 से ग्रेटर देन है और मेरा 5 से लेस देन है, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबल x की वैल्यूज है, पहले मुझे वो बताइए, क्या क्या वैल्यूज है पॉसिबल, क्या क्या वैल्यू देना। 1 से 5 का ये जो है कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज जो हैं इस x के लिए पॉसिबल हैं, लाइक 1.000000001 1.0000002, और देखो 00 को कितना नंबर ले जा सकते हो आप, तो इसमें इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ऐसे तो हम कोई फॉर्म लिख नहीं पाएंगे इस तरीके से। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि हमें कोई चीज कहीं ना कहीं पर जाकर क्या करनी है, खत्म करनी है, टर्मिनेट करनी है, ठीक है। जो रोस्टर फॉर्म है वो ऐसी फॉर्म है सेट की कि उस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। मैं बताता हूं एलिमेंट क्या होते हैं, पहले देखते हैं। अगर जो मैं इसमें x को डिफाइन करूं कि x मेरा कैसा है, इंटीजर, कैसा है, इंटीजर, तो यहां से मेरी x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, मेरी वैल्यूज आएंगी 2। 2 क्यों आएगा, क्योंकि x 1 से बड़ा है, मेरा 3 आएगा, ठीक है। तो अगर जो मैं सेट बनाऊं इस कंडीशन के लिए रोस्टर फॉर्म में, तो वो होगा 2, 3, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो 2, 3 हमारा, ये हमारा क्या क्या आ गया, x की वैल्यूज आ गई 2, 3, क्योंकि x था मेरा 1 से ग्रेटर देन और 5 से लेस देन। अच्छा, 1 से ग्रेटर देन 5 से लेस देन के लिए x की वैल्यूज क्या होंगी बेटे, 2, 3 एंड 4, ठीक है। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम सेट थ्योरी में टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सेट को,
तो हमेशा क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ये रूल नहीं है कोई, ठीक है, मतलब जैसा मैंने बताया सेट थ्योरी को लिखने का रूल क्या है, ये रूल्स में नहीं आता, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट करने का एक तरीका मात्र है कि हम इसे स्टार्ट भी कर्ली ब्रैकेट से करते हैं और क्लोज भी कर्ली ब्रैकेट से करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताता हूँ कि ये जो 2 लिखा हुआ है वो क्या है, ये 3 क्या है, 4 क्या है, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। ये जो 2 लिखा हुआ है वो सेट का एलिमेंट है। क्या है सेट का एलिमेंट? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स ही हैं, क्या है, एलिमेंट्स। 2 जो है वो एलिमेंट है किसका, x का, किसका, x का। अगर तो मैं मान लेता हूं ये x मेरा सेट है, तो 2 किसका एलिमेंट है, x का। तो अगर तो मुझे बताना हो कि कोई मेरी वैल्यू किसी सेट का हिस्सा है, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो उसका एलिमेंट है, उसका मेंबर है, या वो उसमें है उस सेट में। तो एक साइन होता है ये बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू x। इसका मतलब क्या होता है, एक तो मैंने आपको बताया 2 बिलोंग्स टू x, दूसरा होता है 2 इज इन x, और क्या मतलब होगा 2 इज रिलेटेड टू x, ठीक है ना। अगर कोई भी बात इनमें से लिख रही है इसका मतलब ये है कि जो मेरा x सेट है उसमें जो है 2 है, ऐसे ही 3 है, ऐसे ही 4 है, यानी मैं लिखता हूं 2 बिलोंग्स टू x, 3 बिलोंग्स टू x एंड 4 बिलोंग्स टू x, ठीक है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या होती है सेट बिल्डर, या रूल फॉर्म भी कहते हैं, फेमस ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब दोगे, देखो एक ही सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, या तो रोस्टर फॉर्म में लिख लो या सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आप कहेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, हम तो इसी में कर लेंगे। बेटा अगर जो फाइनाइट चीजें हैं, मान लो कि मेरे पास ज्यादा बड़े जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करना, 10 20 50 को करना है, मोस्टली 10 50 तो नहीं, 10 12 को करना है तो तुम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन एलिमेंट्स मेरे पास ज्यादा हैं तो मैं कोशिश करूंगा सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखेंगे देखो, क्या लिखेंगे, कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को, बहुत धीरे से लिखेंगे। मान लो वो सेट ए है, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट है ऐड कर लेते हैं, वो एलिमेंट उसके अंदर x है, क्या है x। अब जो x एलिमेंट है ये उस सेट के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मैंने ऐसा माना है। सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है उसमें, ये x का मतलब है कि ये जो x है वो उसके हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, अगर तो मैं x के बारे में लिखूं तो कैसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म, x उस एलिमेंट के बारे में लिखते हैं कि वो उस एलिमेंट को लिखते हैं पहले, फिर उसके बारे में लिखते हैं ऐसे, सच दैट कैसा है x, जो एलिमेंट उसके अंदर है वो कैसा है। लिखेंगे x इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। फिर लिखेंगे, अगर तो मेरे पास और इंफॉर्मेशन है होती है, क्योंकि अगर तो मैं n ऐसे लिखूंगा तो n तो कुछ भी मान लोगे 1/2 1 0 कुछ भी, तो n के बारे में मुझे बताना पड़ेगा कि n कैसा है, इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। मैं मान लेता हूं कि नेचुरल नंबर, ठीक है। ओके, तो अगर इसी को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो देखो कितना लंबा जाएगा। मैं n की वैल्यूज 1 रखूंगा 2 3 4 5 6 7 8, कितना लंबा, इनफिनिटी तक है नेचुरल नंबर्स। तो अगर जो बहुत सारे नंबर्स को लिखना हो तो हम प्रेफर करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम यूज करें। अब जो मैंने पहले बताया, जो x है वो पूरे के पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता है, पूरे सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए अगर n की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू, क्योंकि n नेचुरल नंबर है ना, 0 नहीं ले सकते, n इक्वल टू 2 है तो वैल्यू आएगी 5, कितनी आएगी 5। तो देखो x की ही वैल्यू आ रही है, मतलब उसी उन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अलग-अलग वैल्यूज आ रही है। x उस सेट का कोई ऐसा नहीं कि उस सेट में सिर्फ x ही एलिमेंट है, मैंने लाइट बनाया पे कि x एक एलिमेंट है उसका, तो आप समझो कि उसमें एक एलिमेंट है, नहीं, मैं कह रहा हूँ x उस सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो लीडर है, नहीं है वो, ठीक है। ऐसे नहीं कहा है कि x ऐसा होना चाहिए, उस सेट में कोई भी एलिमेंट लिखा जा सकता है if x इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, यानी मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि उसमें जो वैल्यू है 4 होगी, नहीं होगी, क्योंकि या तो वैल्यू 2 हो सकती है या 5 या फिर क्या होगी 10, ठीक है। तो बीच में कोई वैल्यू और इसमें नहीं आएगी, 4 या फिर उसके बाद 6 7 नहीं आएगी। तो x उस ग्रुप को लीड करता है, कैसे लीड करता है, ऐसे n स्क्वायर प्लस 1। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि रोस्टर फॉर्म हम कब लिख सकते हैं बेटा, जब हमारे पास
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। सेट बिल्डर फॉर्म कब लिखेंगे या रूल फॉर्म, जब मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सबसेट। क्या पढ़ते हैं? सबसेट। सबसेट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। देखो जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स, सबसेट, सब का मतलब है सेट का छोटा फॉर्म। क्या है? सेट का छोटा फॉर्म। हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। सेट को क्या कहते हैं? समुच्चय। ठीक है, क्या कहते हैं? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय। ठीक है, ओके। सबसेट पढ़ेंगे, प्रॉपर सेट पढ़ेंगे, उसके बाद सुपर सेट पढ़ेंगे। ठीक है, नया वर्ड नहीं है। देखो सबसेट क्या होता है? हाँ, हिंदी में अगर मैं बताऊं तो उचित, उचित उपसमुच्चय, जैसे कहते हैं अधिसमुच्चय। ठीक है, ओके ओके। सबसेट देखते हैं क्या होता है। सेट का छोटा पार्ट। ठीक है, मैं एक सेट लाइट करता हूं। ए सेट है, उसमें ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, छोटा सेट देखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि उसके सबसेट्स के बारे में बात करते हैं कि इस ए सेट के कितने सबसेट होते हैं। सबसेट होता क्या है? ठीक है, ओके। देखिए मैं एक और सेट ऐड कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, 2 3। ठीक है, दो सेट है मेरे पास, एक ए सेट है एक बी सेट है। क्या ये बताइए कि बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट हैं? 1 2, क्या ए में है? बिल्कुल है। तो सबसेट का मतलब क्या होता है? बी ए का सबसेट होगा, ये हम तभी कह सकते हैं जब बी के सारे एलिमेंट किसमें हो? ए में। किसमें हो? ए में। उल्टा उल्टा कहने की कोशिश करते हैं, क्या ए बी का सबसेट है? देखिए, क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं? नहीं है। ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है। कौन कौन से नहीं है? 1 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। तो बी ए का सबसेट है। उसके लिए क्या कंडीशन है कि बी के जो एलिमेंट्स है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी शुड बी देयर इन ए। तब हम कह सकते हैं कि बी किसका सबसेट है? ए का। ठीक है, तो सबसेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए, अगर तो मुझे कहना है कि बी सबसेट है ए का, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को कहने को। इसका मतलब क्या होता है मैं भी डिटेल में आपको समझाता हूं। बी सबसेट है ए का। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ऐसे ए के कितने सबसेट पॉसिबल हैं। देखिए, बी तो सबसेट है, लेकिन ए के तो बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं। तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि ए के कितने सबसेट पॉसिबल हैं। ठीक है, देखिए मैं कुछ सबसेट लिख रहा हूं। देखिए, इसे कहते हैं वॉइड। वॉइड सबसेट। क्या कहते हैं? वॉइड। क्या कहते हैं? वॉइड मतलब क्या कहते हैं? एम्प्टी, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ऐसा सबसेट जिनमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, ओके। और क्या हो सकते हैं? 1, और क्या हो सकता है? 2, और क्या हो सकता है? 3 4, ठीक है, 5, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ही 1 से, फिर 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, फिर हम 1 को छोड़ के फिर 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, ऐसे बहुत सारे सबसेट पॉसिबल हैं। अब इनको कोशिश करेंगे हम कि कितने सबसेट होते हैं, उसका नंबर कितना होता है, वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, हमने देखा कि इस सेट के हम बहुत सारे सबसेट जो है वो लिख सकते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि इतने सारे सबसेट हम एग्जाम में लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देता हूं जिससे कि आपको पता चले कि एक सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ऐसा में एक थोड़ा इसी सेट को 4 5 एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, इसी पे भी अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। छोटा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे ए जो है
वो है 1 और 2। क्या है? 1 और 2। ठीक है, ओके। तो इसके कितने सबसेट होंगे? देखिए, एक होगा एम्प्टी सेट, एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3। ठीक है, सॉरी 3 नहीं, 1 2। ठीक है, अगर तो मैं बनाने की कोशिश करूं 1 2 3, इसके कितने होंगे? तो एक होगा, एक 1, एक 2, एक 3, एक 1 2। ठीक है, एक 2 3, एक 1 2 3। ठीक है, यानी देखिए, अगर तो मैं ए सेट के सब ए सेट जो 1 2 है उसके सबसेट लिखे कितना है? 1 2 3 4। अगर तो 1 2 3 इसके मैंने सबसेट लिखे तो 1 2 3 4 5 6 7, एक मिसिंग है 1। ठीक है, ओके। 8 सबसेट पॉसिबल है। देखिए, एक रिलेशन बन रहा है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे बन रहा है। जितने भी सबसेट बनते हैं किसी सेट के, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। देखिए, 2 की पावर n, n क्या है यहाँ पर? n है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, जिसके सबसेट हम बना रहे हैं। ए में कितने एलिमेंट थे? 2, तो सबसेट कितना है? 2 की पावर 2 यानी 4। ए में कितने एलिमेंट थे? 3, तो कितने सबसेट आ रहे हैं? 8, 2 की पावर 3। तो इसका मतलब जो मेरे सबसेट के जो नंबर है किसी सेट के, वो डिपेंड करते हैं कि मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं उस सेट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर सेट की। प्रॉपर सेट क्या होता है? देखिए, प्रॉपर सेट, हाँ, और इसमें निकालना हो तो क्या करेंगे? 2 की पावर 5। तो इसके 32 सबसेट थे, इसके साथ मैंने लिखे नहीं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉपर सेट की बात करते हैं। मान लीजिए ये एक सेट है 1 2 3। ठीक है, प्रॉपर सेट क्या होता है? प्रॉपर सेट, उनके नंबर कितना होता है, कितने प्रॉपर सेट हम बना सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ए है मेरा 1 2 3। ठीक है, तो पहले ये बताइए इसके कितने सबसेट होंगे? कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर ए में कितने एलिमेंट है? 3, यानी 8 सबसेट होंगे। ठीक है, ओके। थोड़ा लिख लेते हैं समझने के लिए, थोड़ा सा ये समझना है प्रॉपर सेट होता क्या है। जल्दी 1 2 2 3 एंड 1 3 और 1 2 3। ठीक है, इतने सबसेट हैं, 8 सबसेट। प्रॉपर सेट क्या होता है कि प्रॉपर सेट में अगर जो मान लो मैं ए का प्रॉपर सेट लिख रहा हूं, तो कोई भी जो प्रॉपर सेट है वो कभी भी ए के इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा? ए के इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा? ए के इक्वल नहीं होगा। कहने का मतलब है कोई भी प्रॉपर सेट उतने एलिमेंट नहीं रखेगा जितने ए के पास है, मैक्सिमम एलिमेंट। ए के पास मैक्सिमम कितने एलिमेंट है? 3। तो ऐसा कोई भी प्रॉपर सेट नहीं होगा जिसके पास 3 एलिमेंट हो। सबसेट में कितने सेट आए हैं? टोटल 8। प्रॉपर सेट में कितने आएंगे? 7। क्यों आएंगे? क्योंकि मैंने बताया कोई भी सेट उतने एलिमेंट नहीं रखेगा, मैक्सिमम जितने की ए सेट में है। ए सेट में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो कोई भी सबसेट ऐसा नहीं होना चाहिए प्रॉपर सेट में जिसमें 3 एलिमेंट हो। इसे हटा दो, बाकी जितने भी सेट हैं वो प्रॉपर सेट के अंदर आएंगे। अब बात करते हैं सुपर सेट की। किसकी बात करते हैं? सुपर सेट की। अब बात करते हैं सुपर सेट की। सुपर सेट कुछ नहीं है, देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया था स्टूडेंट्स, बी जो है वो सबसेट है ए का। बी सबसेट है ए का, तो इसे उल्टा लिख दो, ए जो है वो सुपर सेट है बी का। सुपर सेट मतलब बी से ज्यादा एलिमेंट है या बी के बराबर है। देखिए एक बात देखिए, सबसेट में आप क्या देखते हैं, जो लास्ट इसका सबसेट बनेगा, इस वाले का 1 2 3 4 5 का सबसेट, वो बनेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी सबसेट में जो ए सेट था उसके इक्वल एलिमेंट्स रह सकते हैं, उसके इक्वल एलिमेंट्स रह सकते हैं सबसेट में, प्रॉपर सेट में नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने तभी तो लिखा बी जो है वो सबसेट होगा। देखो इक्वल भी हो सकता है, बी सबसेट होगा ए का। उसमें एक साइन देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इक्वल, ये होता है इक्वल वाला साइन, यानी बी में उतने एलिमेंट हो सकते हैं जितने ए में है। ठीक है, प्रॉपर सेट में मैंने क्या बताया कि बी में जो मैं सेट बना रहा हूँ, इतने सारे जो मैंने सेट बनाए हैं उसमें उतने एलिमेंट नहीं रह सकते जितने ए में है। ए में कितने एलिमेंट है? 3। तो बी में यानी प्रॉपर सेट बनाते टाइम उतने एलिमेंट्स मेरे नहीं रह सकते जितने ए में है। ठीक है, मेरे जो सबसेट है उनकी जो नंबर है वो किससे निकालता हूँ मैं? 2 की पावर n से। उसमें से 1 माइनस कर दो तो मेरे प्रॉपर सेट में जितने मेरे
सॉरी ए के जो सेट हैं उसके कितने प्रॉपर सेट बनेंगे वो आ जाएंगे मेरे 2n-1 से। ठीक है, ये क्या है? सुपर सेट, मतलब ये किसी से ज्यादा है, किसी से ज्यादा है तो सुपर सेट करें। इसका मतलब अगर जो B जो है सब सेट है A का तो A सुपर सेट है B का। ठीक है, सुपर सेट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अधि समुच्चय, मतलब B के बराबर हो उसमें एलिमेंट है, B से ज्यादा हो तभी हम उसे कहेंगे अधिक अधिक हो या बराबर हो। ठीक है, सुपर सेट से इतना ही होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के सेट्स होते हैं जैसे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। देखो कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, तो ये क्या है? एम्प्टी सेट। कैसा सेट है? एम्प्टी सेट। इसी को हम लिखते हैं 5, सिर्फ 5। इसके ऐसा मत कर देना, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स मत लगा देना। ठीक है, इसी को लिखते हैं हम 5 से फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही एम्प्टी सेट को क्या लिखते हैं? 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक सिंगलेटन सेट। इसमें क्या होता है? एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट। ठीक है, अगर जो मैं इस 5 को अंदर लिख दूं तो ये इसी सेट के अंदर आएगा बेटा। 5 को कर्ली ब्रैकेट्स में लगा दूं, इसका मतलब क्या है? ये एलिमेंट बन गया इस सेट का। क्या बन गया? एलिमेंट। ओके, इसी को ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, ओके, तो 5 सिर्फ अकेला 5 लिखा हो, कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स बहुत। अकेला 5 लिखा हो तो इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, अंदर लिखा हो इसका मतलब क्या है? सिंगलेटन सेट। ओके, नेक्स्ट होता है इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट। एक इक्विवेलेंट सेट होता है बेटा, एक होता है हमारा इक्वल सेट। क्या होता है? इक्वल सेट। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है चैप्टर के, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है सारा। अगर जो ये क्लियर नहीं होगा तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है देखते हैं। जैसे मान लेता हूं मैं A जो है मेरा 1 2 3 है, B मेरा है A B C। क्या है? A B C। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है इफ जो सेट A में जितने नंबर हैं एलिमेंट्स के वही सेट B में हो उतने ही नंबर। देखो A सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 3। कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 3। B में कितने हैं? 3। तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो कह देंगे ये दोनों सेट जो है वो क्या है? इक्विवेलेंट सेट। अब बात करते हैं इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स में क्या होता है? इक्वल सेट में हमारा क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट पहले सेट में और जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो दूसरे सेट में वो दोनों इक्वल हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो कि एलिमेंट भी आपस में क्या हो? सेम हो, इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि इक्वल सेट है। इसमें एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी नहीं है, ये इक्विवेलेंट है, वो इक्वल है, इसमें सेम होने चाहिए। नंबर भी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस नंबर को ना सेट में, जैसे मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको एक नाम से और जानते हैं, कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। कभी कभी कह देता है, मैंने बता दिया इसलिए, वैसे मोस्टली होता नहीं है लेकिन कभी कभी कह देता है कार्डिनल नंबर ऑफ इतने हैं, यानी n ऑफ A कहने का मतलब है A सेट के कार्डिनल नंबर इतने हैं। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि A सेट में इतने एलिमेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके आगे बढ़ते हैं। हमने सब सेट पढ़ लिया, प्रॉपर सेट पढ़ लिया, सुपर सेट पढ़ लिया, सेट के टाइप पढ़ लिए सारे। अब बात करते हैं हम थोड़ा वेन डायग्राम की तरफ, इसकी तरफ बात करते हैं वेन डायग्राम की तरफ। ठीक है, वेन डायग्राम। ठीक है, बाद में मुझे थोड़ा पावर सेट है वो समझाना है, वो अच्छा टॉपिक है, उसमें थोड़ा टाइम लेके समझाऊंगा अच्छे से। वेन डायग्राम क्या होता है देखते हैं। देखिए वेन डायग्राम जो है सेट को रिप्रेजेंट करने का ही एक तरीका है। ये एक बॉक्स देख रहे हैं आप, ये जो बॉक्स है बेटा समझिए कि ये पूरी दुनिया है सेट के लिए। क्या है? ये पूरी दुनिया, यू यानी ये उसका यूनिवर्स है, ये समझिए, यूनिवर्सल सेट, कुछ भी समझ लीजिए, यूनिवर्सल सेट यानी पूरी की पूरी। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसे पेज पर बना दूं तो थोड़ी देर के लिए कंसिडर कीजिए कि ये पूरी दुनिया है सेट के लिए, इसी में होगा जो भी होगा। ठीक है, सब इसके पार्ट हैं, ये समझिए सेट ए, सेट बी, सेट सी, सारे इसके पार्ट हैं उस क्वेश्चन के लिए, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है। ठीक है, तो कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो सेट के हैं, मैं उन्हें लिखता हूँ। पहला कॉम्बिनेशन होता है आपका इंटरसेक्शन या सब यूनियन पढ़ लीजिए,
यूनियन, सबसे पहला यू से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये यू और ये अलग है, ये यूनिवर्सल सेट वाला यू है, ठीक है, ये यूनियन वाला है। इसे कभी कभी लिखते हैं और भी लिखते हैं, इसे कलेक्शन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्शन। दूसरा नाम एक होता है बेटा इंटरसेक्शन। क्या होता है? इंटरसेक्शन, ठीक है। तीसरा एक होता है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट। फिर एक फोर्थ होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। ये करके देखते हैं सारे टॉपिक्स को, ठीक है। मैं ऐड कर लेता हूं, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट है, एक ए सेट है, एक बी सेट है, ठीक है। ओके, अब इसका मतलब क्या है देखते हैं। ये जो पोर्शन मेरा आया इसका मतलब है, देखो ये जो पोर्शन है वो ए में भी है, ये पोर्शन बी में भी है। इसका मतलब क्या है? ये जो पोर्शन है वो कॉमन पोर्शन है। क्या है? कॉमन पोर्शन। क्या है? कॉमन पोर्शन, ठीक है। ओके, इंटरसेक्शन का मतलब और क्या होता है थोड़ा, ये इसका मतलब एंड होता है और इसका मतलब क्या होता है? कॉमन, ठीक है। ओके, रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? इस वाले साइन से, ठीक है। तो ए और बी जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और वो आपस में कट कर रहे हैं, ऐसा मैंने लेट किया थोड़ी देर के लिए, तो ये जो पोर्शन है बेटा वो ए में भी है, वो बी में भी है। इसका मतलब ये कौन सा पोर्शन है? इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कॉमन पार्ट, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का साइन क्या है? उल्टा यू, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को क्या कह सकते हैं हम? ए इंटरसेक्शन बी। अब बात करते हैं यूनियन की। यूनियन होता है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब है कि मुझे सारा पार्ट चाहिए, ये वाला क्या चाहिए? सारा पार्ट, ठीक है। तो अगर जो मैं सारे पार्ट को, इस सारे पार्ट को क्या कहता हूँ? यूनियन कहता हूँ। क्या कहता हूँ? यूनियन। क्योंकि मैंने क्या बताया, यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा? कलेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा देखना। ये क्या है? ये है मेरा जो सेट, एक मिनट एंड, ठीक है। ये मेरा सेट है ए। क्या है सेट? ए। ये सेट है बी, ठीक है। तो कलेक्शन का मतलब है मुझे पूरा चाहिए, तो पूरा लेने के लिए मैं करूंगा, पहले मैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी दोनों सेट को मैंने ऐड करा। देखो ऐड करने से हुआ क्या होता है, मैंने इसको ऐड करा, इसको ऐड करा। कोई ऐसा पार्ट है जो दो बार ऐड हो गया? देखो मैंने ए पूरा ऐड किया तो ये वाला पार्ट एक बार आया, ये मैंने बी ऐड करा तो ये वाला पार्ट दोबारा आ गया। कितनी बार आना चाहिए था? एक बार। एक बार नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब इस वाले पार्ट को एक बार क्या कर दूं मैं? माइनस। तो बेटा ऐसे ये फॉर्मूला फॉर्म होता है, ये यूनियन वाला फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा आता है, ठीक है। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है? देखो डिफरेंस ऑफ सेट को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस बी। देखो कहने का मतलब है a माइनस बी का जो मतलब है वो है मुझे a में b नहीं चाहिए, मुझे ऐसा a चाहिए जिसमें b ना हो। b को माइनस कर दो, b को हटा दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम ऐसा बन रहा है, ये a है, ये b है। मैं इसी को बाहर निकाल के आपको समझा रहा हूँ। ये कॉमन पार्ट है, मुझे a में b नहीं चाहिए, ठीक है। ये पूरा a है, ये पूरा a है, उसमें b का कितना पार्ट है देखना, b का पार्ट। देखो यहाँ पे भी b है, यहाँ पे b है। क्या यहाँ पे जो b है वो a में आ रहा है? नहीं, वो अलग है बिल्कुल, ठीक है। देखो क्या यहाँ पे b है? हाँ b है यहाँ पे b, यहाँ पे b। इसका मतलब इस पूरे में b है, इस पूरे में b है। मुझे क्या चाहिए? b ना हो, मुझे a ही चाहिए सिर्फ। तो मैं ये वाला पार्ट हटा दूंगा क्योंकि ये वाला पार्ट a में भी आ रहा है, b में भी आ रहा है, और मुझे b वाला पार्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो वो होता है a माइनस बी। इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए कैसे, एन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू एन ऑफ a में से, देखना एन ऑफ a में से, और ये कॉमन पार्ट तो मुझे नहीं चाहिए, इसी को हटा दूँ, एन ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो बेटा एन ऑफ a माइनस बी को हम लिख सकते हैं एन ऑफ a माइनस एन ऑफ a इंटरसेक्शन b। ओके, अब पढ़ते हैं ऐसे तो b माइनस a का मतलब मुझे सिर्फ b चाहिए, a नहीं चाहिए, ऐसे इसका फॉर्मूला क्रिएट कर लेना। अब बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। बात करते हैं इसकी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, या तो a डेल्टा b से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, या फिर रिप्रेजेंट करते हैं a, ऐसा वाला साइन होता है,
ठीक है, सिमेट्री का साइन होता है। किसका साइन होता है? सिमेट्री का साइन होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्री का मतलब क्या होता है देखना, सिमेट्री का मतलब अगर जो मान लो x मेरा समथिंग रिलेशन रख रहा है y से, मान लो थोड़ा ऐसा रिलेशन रख रहा है, तो ये दोनों रिलेशन आपस में हो जाएं, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मतलब x उसके साथ कोई रिलेशन रख रहा है, किसके साथ? y के साथ, वैसा ही रिलेशन y x के साथ रखे तो उसे सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्री। आगे मैं रिलेशंस में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ाऊंगा आपको कि x जिस तरह से y से लेता है ऐसे ही y x से लेट हो जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है? सिमेट्रिक, सममित होता है। ठीक है, तो इसको अगर जो मैं लिखूं a डेल्टा b को, उसका फॉर्मूला ये बनता है a माइनस b यूनियन b माइनस a। समझ में आई? मतलब अगर मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a माइनस b, a में b नहीं चाहिए, b वाला पार्ट, ये तो पार्ट a में आ रहा है, तो ये माइनस b हो गया, ये b माइनस a हो गया। क्लियर है? इन दोनों के बीच में कोई कॉमन है पार्ट? नहीं है बिल्कुल। तो अगर तो मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं, देखो यूनियन का फॉर्मूला मुझे पता है ऑलरेडी, ये रहा। अगर तो मैं इसे बनाऊं तो लिख सकता हूं n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ b माइनस a। माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस होता है बेटा कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट क्या होंगे? बीच में कोई है नहीं, इसका मतलब जीरो। यानी n ऑफ a माइनस b यूनियन b माइनस a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ b माइनस a। ठीक है, जब कभी भी कोई दो सेट जब कभी भी आपस में कोई भी कॉमन पार्ट शेयर नहीं करते, अब तक मैंने जो जितनी भी चीजें बताई हैं वो कॉमन पार्ट को लेकर बताई हैं। ठीक है, कॉमन पार्ट। इन केस कोई दो सेट ऐसे हों यूनिवर्स सेट के अंदर कि वो आपस में कोई भी चीज कॉमन शेयर ना कर रहे हो, ऐसे दो सेट को कहते हैं बेटा डिसजॉइंट सेट्स। क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। इसका मतलब n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होता है उस केस में? जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है बीच में, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है? n ऑफ a इंटरसेक्शन b जो होता है वो जीरो होता है। इस केस में ये a और b डिसजॉइंट नहीं थे, इस केस में a माइनस b और b माइनस a डिसजॉइंट हो गए, क्योंकि a माइनस b ये वाला पार्ट है और b माइनस a ये वाला पार्ट है, ये दोनों आपस में डिसजॉइंट हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब जो इतना सारा मैंने बताया है इंटरसेक्शन यूनियन और ये, इसके ऊपर ना क्वेश्चंस आते हैं, देखो कैसा आता है, देखते हैं। थोड़ा मैं आइडिया देता हूं उसे, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आएगा कि प्रूफ कीजिए, ऐसा कुछ आपने देखा हो ए यूनियन। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि बड़े-बड़े प्रूफ उसी तरीके से हो जाएंगे जैसा अभी मैं तरीका बताने वाला हूं आपको। इसको प्रूफ कीजिए कि ये होता है इसके इक्वल। ठीक है, ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए आएगा, आते हैं प्रूफ करने के लिए नहीं, मतलब ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन में ये है तो ये किसके इक्वल होगा इन सारे ऑप्शंस में से। ठीक है, तो देखो मैं एक तरीका ऐसे वेन डायग्राम से करूं, किससे करूं? वेन डायग्राम से। तो अगर जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है और मेरे वाला जो तरीका भी बता रहा हूं उससे ना हो, तब आपको वेन डायग्राम की तरफ मूव करना है। वैसे जो तरीका मैं आपको बताता हूं 99% क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाता है, ऐसा वाला। अगर जो आएगा कि एक एक्सप्रेशन देगा कि ये किसके इक्वल है इनमें से। ठीक है, तो देखो मैं ए को कुछ लाइट कर लूंगा थोड़ी देर के लिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं। ठीक है, फिर सारे ऑप्शंस को सॉल्व कर लूंगा बहुत जल्दी, छोटे-छोटे मान लो जल्दी हो जाएगा। ऐसा मैंने लाइट कर दिया 1 2 3। ठीक है, मैंने बी को लाइट कर दिया समथिंग 3 4 5। ठीक है, सी को मैंने लाइट किया। अब बेटा सी को लाइट करते हुए एक बात ध्यान रखना, ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि बी इंटरसेक्शन सी, मैं लाइट कर रहा हूं सारी चीजों को, बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन है, ऐसा उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सी ऐसा मानना कि एक तो एलिमेंट बी जैसा हो उसमें, तो मैं मान लेता हूं 3, एक एलिमेंट रख लिया, बाकी मैंने 6 मान लिया, सिर्फ इतना। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, देखो कैसे। ए पहले बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी मतलब क्या है कि इनके बीच में क्या कॉमन है? 3। ठीक है, कॉमन पार्ट देखो, एक एलिमेंट कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट कॉमन है, वो है 3। इतना आ गया। अब मैं यूनियन निकालता हूं। यूनियन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। इसका और इसका यूनियन लेना है। ठीक है, 3 और 1 2 3 का, तो कलेक्शन क्या बैठेगा? देखो 1 2 3, क्यों? मुझे कलेक्शन करना है, तो आप कहोगे 1 2 3 और 3 ऐसा होना चाहिए था। नहीं बेटा, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, तो 1 2 3 3 नहीं होगा, 1 2 3। ठीक है, हो गया। अब मैं थोड़ा राइट हैंड की तरफ सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, देखना
RHS को। A यूनियन B, A और B का यूनियन लेना, क्या आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया A यूनियन B। A इंटरसेक्ट सॉरी A यूनियन C कितना आएगा, A यूनियन C, A यूनियन C आएगा 1 2 3 6, A यूनियन B लिया है, मैंने क्या लिया था, A यूनियन B लिया था, A यूनियन C कितना आएगा, मैंने कितना बताया 1 2 3 और 6। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 2 3। अब देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ रहे हैं, देखिए इक्वल आ रहे हैं। तो करना क्या है बेटा, एक ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा होगा और ये नहीं दे रखा होगा, तो A को कुछ लाइट करो, B को कुछ और C को कुछ, जो भी वैल्यू आए फिर सारे ऑप्शंस को एक एक बार चेक करो, ठीक है। टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम आपकी स्पीड होगी ना, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम 40 to 45 सेकंड्स में हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग कितना टाइम होता है आपके पास, ठीक है। मैं बता रहा हूं 99% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, कुछ 1-2% ही क्वेश्चन है तो वेन डायग्राम्स होंगे, मैं आपको बता देता हूं कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो तो खैर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही आपके हो जाएंगे। देखिए मैं 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जैसे कहीं बीच में आएंगे ऐसे टर्म्स, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या है, 5 void null empty set, ये क्या होगा, ऐसे कुछ चीज है, ये क्या होगा, यूनियन यू यूनिवर्सल सेट, ये क्या होगा, ऐसा बीच में आएगा, ठीक है। और इनकेस और क्या रहेगा, कुछ नहीं, फाई इंटरसेक्शन यूनियन, फाई यूनियन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, देखो A और फाई के बीच में क्या इंटरसेक्शन होगा, देखिए मान लो A है और फाई, मतलब कोई सेट है ही, तो क्या कुछ इंटरसेक्शन होगा इन दोनों के बीच में, नहीं, क्या आंसर आएगा फाई, ठीक है। A यूनियन फाई, A और फाई का यूनियन है, फाई कहीं नहीं है, मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता यूनिवर्सल सेट के अंदर, फाई कहीं नहीं है, लेकिन यूनियन का मतलब है कलेक्शन, मतलब A को भी लो फाई को भी लो, तो फाई मिला के A क्या होगा, A रह जाएगा, A यूनियन A में A को ही क्या करो, कलेक्ट करो, मान लो A 1 2 3 है, दूसरा A 1 2 3 है, तो ऐसे मैं लिखूंगा 1 1 2 2 3 3, नहीं, सेट में सिर्फ A की बात लिख सकते हैं, तो A यूनियन A का मतलब भी क्या है, A, यहां से भी कर सकते हो यार, A यूनियन, अब A यूनियन को यहीं पर तो तुम क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, इसका मतलब A का A रहा, ठीक है। वेन डायग्राम से कर लो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। A इंटरसेक्शन A और A में क्या कॉमन होगा, पूरा A कॉमन होगा, भाई A ये है, पूरा कॉमन है, देखो A 1 2 3 है, A 1 2 3 है, कॉमन क्या है 1 2 3 यानी A, ठीक है। तो इसे भी कर सकते हैं आप, जैसे ये क्या है, फाई इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो फाई के साथ क्या इंटरसेक्शन रखेगा, कुछ नहीं, फाई A यूनियन यूनिवर्सल सेट और A को मिला के क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। भाई खुद सोचिए, ये A है और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो A को क्या 2 बार लिखूंगा, नहीं भाई, कलेक्शन करना है, क्या यूनिवर्सल सेट से ऊपर चला जाएगा, ऐसा छोड़ दूंगा U + A, नहीं, A भी तो उसी का हिस्सा है, A भी तो उसी का हिस्सा है ना, तो A को 2 बार तो लिखूंगा नहीं, तो A यूनिवर्सल सेट का जो आंसर होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। इसका अगर जो करूंगा तो यूनिवर्सल सेट आएगा, तो कलेक्शन करना है, मुझे क्या करना है, कलेक्शन, ठीक है, ओके। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, पावर सेट के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, पावर सेट। एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर सेट। इसकी जो डेफिनेशन है वो है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। कहने का मतलब क्या है, मैं लाइट करता हूं बेटा, ए एक क्या है, सेट है, मान लो 1 2 3, ये क्या है, सेट है। पावर सेट क्या है, मैंने क्या बताया, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो सारे सबसेट्स क्या होंगे, एक तो क्या होगा, एम्प्टी सेट 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3, चेक कर सकते हो 8 आए होंगे, ठीक है। 2 की पावर 3 सबसेट होंगे, उनका क्या हो, सेट, क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए,
ए के पहले सबसेट निकालो, उनका जो सेट होगा वो होगा पावर सेट। देखो सेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमा, ठीक है बेटा। तो इसे लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए। क्या लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए। अब देखो इनसे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं। देखो जो 1 है बेटा, 1 एलिमेंट है ए का। क्या 1 एलिमेंट है पावर ऑफ ए का? बिल्कुल नहीं। कहां आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। अब पावर सेट का ये एलिमेंट है, 1 एलिमेंट नहीं है। कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 एलिमेंट है बेटा, ध्यान रखना, समझ आ रही है। कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट नहीं है पावर सेट का, ठीक है। बहुत सारी चीज समझते हैं, देखिए ध्यान से देखना। 1 का जो कर्ली ब्रैकेट है, क्या वो सबसेट है ए का? क्या वो सबसेट है ए का? बिल्कुल है भाई। ए के मैं सबसेट लिखूं तो कितना आएंगे, पहले एम्प्टी सेट, फिर 1 का, भाई यही तो थे ए के सारे सबसेट, यही तो थे ए के सारे सबसेट, ए के सारे सबसेट यही तो थे। तो अगर मैं कहूं क्या 1 सबसेट है ए का, बिल्कुल सही है, नहीं? अब देखना, मैं कहूं 1 सबसेट, 1 जो है, 1 का कर्ली ब्रैकेट जो है, क्या सबसेट है ए का? सॉरी, पावर ऑफ ए का? बिल्कुल नहीं। ये जो है वो एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। ये जो है वो एलिमेंट है पावर ऑफ ए का, सबसेट नहीं है। अगर जो सबसेट होता तो कैसे होता, देखिए यही 1 सबसेट कैसे होता, अगर जो ऐसे होता तो क्या होता, सबसेट ऑफ पावर। बात समझ में आ रही है भाई? जब मैं किसी के सबसेट बनाता हूं तो कर्ली ब्रैकेट लगाता हूं नहीं। मान लो अगर जो मैंने ए के सबसेट लिखे तो कैसे बनाता हूं, ये हो गया वॉइड, ये हो गया 1। देखो एलिमेंट के पास क्या लगाता हूं मैं, कर्ली ब्रैकेट, तभी तो बनता है सब सेट। एलिमेंट के पास कर्ली ब्रैकेट बना के उस एलिमेंट को सेट बनाता हूं, तब वो सबसेट बनता है। तो जो ये है, ये पूरा एलिमेंट की तरह काम कर रहा है पावर ऑफ ए के। अगर उसे सबसेट बनाना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक और कर्ली ब्रैकेट, तब ये बनेगा इस पावर सेट का सबसेट। तो ये सारी चीजें आती हैं, मतलब छोटा सा क्वेश्चन आएगा इस वाले चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट पावर सेट है। कभी कोई क्वेश्चन पूछना होगा उसने ऐसे डेफिनेशन के ऊपर में, तो ऐसे ही पूछेगा कि पावर ऑफ सेट होगा, एलिमेंट होगा, क्या होगा, ठीक है। पावर ऑफ सेट आपको क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन कराता हूं इसके ऊपर छोटा सा, देखिए क्या रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं पावर सेट के ऊपर, ठीक है। कह रहा है कि जो मेरा एम्प्टी सेट है, क्या है, एम्प्टी सेट, उसका पावर सेट निकालिए, फिर उसका पावर सेट निकालिए, फिर उसका पावर सेट निकालिए, ठीक है। ओके, अब मेरा पावर सेट क्या होता है बेटा, पावर सेट की डेफिनेशन होती है, जो मेरा सेट है, ये तो गिवन सेट है, इसका सबसेट, इसका क्या, सबसेट, और उसका सेट, क्या, उसका सेट, ठीक है। अब ये बताइए, जो मेरा फाई है, इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट क्या होगा? फाई में क्या कोई एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं है। तो फाई का जो सबसेट होगा वो क्या होगा, फाई तो होगा। फाई का सबसेट क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं मैं, ये पावर सेट बन गया भाई। फाई का जो सबसेट होगा फाई होगा नहीं होगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो फाई का सबसेट फाई, उसका सेट क्या हो गया, पावर सेट ऑफ फाई, ठीक है, पावर सेट ऑफ फाई, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका पावर सेट, जो है अब आ चुका है। इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है पावर सेट। देखो बेटा, बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करते हैं, पहले इसे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। अब मेरा जो मेन मोटिव है ये निकालने का है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, अब सेट, इसके सबसेट बनाएंगे पहले। इसके सबसेट क्या होंगे देखना, इसके अब ये बेटा एम्प्टी सेट नहीं रहा, ये सिंगलटन सेट बन गया। इसके अंदर देखो एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके देखो सेट, सबसेट क्या होंगे, ये होंगे, इसी को फाई लिखते हैं। एक तो सबसेट होगा फाई, एक होगा ये सिंगलटन सबसेट, ठीक है। इसका भी क्या सेट भाई, इस वाले के यही तो सबसेट होंगे। सबसेट का सेट क्या होता है, पावर सेट। अब मुझे क्या निकालना है, P ऑफ फाई, ठीक है। इसके सबसेट लिखूंगा, इससे सेट मान के चलो, इसके सबसेट लिखूंगा और उसका क्या लिखूंगा, सेट ले लूंगा, ठीक है। ओके,
सबसे पहले क्या होगा 5। बेटा ये 5 जो है एलिमेंट बन चुका है, ये क्या बन चुका है एलिमेंट। तो इसके लिखूंगा तो पहले लिखना पड़ेगा मुझे 5, एक हो गया सबसेट। दूसरा सबसेट क्या हो गया ये, तीसरा सबसेट क्या हो गया इस वाले एलिमेंट का, चौथा सबसेट क्या हो गया ये। ठीक है, ये सबसेट हो गए, इसका भी सेट। अगर जो आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं मेरे पास कि हाँ सर जो लास्ट का जो क्वेश्चन समझाया उसमें डाउट है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 4। ऐसा क्वेश्चन आता है कितने एलिमेंट्स हैं, कितने हैं 4। तो अगर जो मुझे पावर सेट में एलिमेंट निकालने हों, मान लो किसी भी पावर सेट के कितने एलिमेंट होंगे, तो जितने ए के सबसेट होंगे उतने ही पावर ऑफ ए के एलिमेंट होंगे। कैसे देखिए, मैंने क्या बनाया था यहाँ पे 1 2 3, मैंने क्या बताया सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो ए के सबसेट लिए थे, उनको बंद कर दिया था कर्ली ब्रैकेट में, पावर ऑफ ए आ गया, पावर सेट ऑफ ए। अगर तुमने चाहिए पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, तो बेटा वो एलिमेंट वही तो है जो ए के सबसेट है। तो ए के सबसेट का नंबर निकाल लीजिए, मान लो लेट कर लो ए में कितने एलिमेंट है n, तो कितने सबसेट होंगे ए के 2 की पावर n। तो कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे पावर ऑफ ए में 2 की पावर n। भाई ए के मेरे कितने सबसेट हैं बेटा, कितने सारे सबसेट हैं, वही तो एलिमेंट किसके हैं पावर ऑफ ए के। तो अगर तो मुझे एलिमेंट निकालने हो पावर ऑफ ए के, तो मैं कितने ए के सबसेट है वो निकाल लूं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है पावर सेट में वो आ जाएंगे। क्लियर बेटा, ओके। एक छोटी सी चीज और बतानी है मुझे, लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, बस 1 मिनट में उसे क्लियर कर देता हूं। यूनिवर्सल सेट के बारे में बहुत थोड़ी एक कंफ्यूजन है, उसे मैं दूर कर देता हूं थोड़ा। बेटा यूनिवर्सल सेट को बच्चे क्या समझते हैं, पूरा यूनिवर्स। नहीं बेटा, देखो अगर तो कुछ भी डिफाइन ना करे तो क्या मतलब है, और डिफाइन करे तो क्या मतलब है। यूनिवर्सल सेट अगर जो क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो यूनिवर्सल सेट मानेंगे हम, कुछ भी आप मान सकते हो, पूरी दुनिया में जो भी है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है। लेकिन कभी कभी क्या करता है वो यूनिवर्सल सेट अपनी तरफ से देता है, यूनिवर्सल सेट देता है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। तो बेटा यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, पहले देख लेना कि यूनिवर्सल सेट की कोई हिंट तो नहीं दे रखी, देकर रखता है कभी कभी फंसाता है आपको। यूनिवर्सल सेट की हमें हिंट दे रखी होती है कि वो नेचुरल नंबर, मतलब जो यूनिवर्स है मेरा वो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि नेचुरल नंबर्स में सारा यूनिवर्सल सेट का, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो सारा जो यूनिवर्सल सेट थ्योरी का वो नेचुरल नंबर के अंदर है। ठीक है, अब कुछ ना दे तो इसका मतलब सारी चीजें यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रही है। उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये यूनिवर्सल सेट से ही रिलेटेड है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दीजिए। लेट कीजिए, मैं वेन डायग्राम समझाता हूं। ये यूनिवर्सल सेट है पूरा, ये ए कोई मेरा क्या है सेट है। तो ए डैश का मतलब है, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट, हिंदी में कहते हैं पूरा। ठीक है, तो अगर तुमने ए का कॉम्प्लीमेंट समझाना है तो वो होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दीजिए। बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बेटा, बी को निकाल दीजिए। तो अगर तो मैं पहला वाला लेके चलूं कि ये ए एक सेट है तो मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, इसका मतलब होता है पूरे यू में से ए निकाल दीजिए। ये होता है मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ। अब एक लास्ट चीज है जो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसका रिलेशन जो है वो मेरे अगले लेक्चर से है। तो अगर जो आपको बच्चों ये सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से अपने घर पर स्टडी कीजिए और इन चीजों का प्रॉपर नोट्स तैयार करके रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।